हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। पिछली कक्षा में हम लोग विभिन्न तरह के परमाणु मॉडल पढ़ लिए थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, पहले इसको हम लोग समझें। हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम, तो जब हाइड्रोजन गैस को गर्म किया जाता है तो जो उसके अणु होते हैं वो अणु पहले टूटते हैं परमाणु में। चूंकि अणु का निर्माण परमाणुओं से मिलकर होता है, तो इसलिए जब हाइड्रोजन गैस को गर्म किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस H2 के रूप में होता है। तो वो जो अणु होते हैं H2 के रूप में वो टूटते हैं परमाणु में H के रूप में। तो जब हाइड्रोजन गैस को गर्म किया जाता है तो उसके अणु परमाणुओं में टूटते हैं और उन परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन होता है वह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण करता है, और जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है तब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। जब तक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण नहीं कर रहा, अतिरिक्त ऊर्जा नहीं ले रहा है, तब तक वो अपनी मूल अवस्था में है, अपनी मूल किसी न किसी कक्षा में होगा। लेकिन जैसे ही वह इलेक्ट्रॉन ऊष्मा को अवशोषित करता है, कहीं से वो ऊष्मा पाता है, ऊर्जा पाता है, तो वह ऊर्जा ग्रहण करने के पश्चात उत्तेजित हो जाता है और उत्तेजित होकर के उत्तेजित अवस्था में एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। अब जब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था से यानी उच्च ऊर्जा लेवल से फिर मूल अवस्था में आता है, अपने निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, तो अब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तब क्या करना पड़ेगा, उसको ऊर्जा उत्सर्जित करना पड़ेगा। तो जब उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में आता है तो भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य वाली ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य वाली ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। लाइमन, बामर और अन्य वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में, इस जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसके स्पेक्ट्रम में रेखाओं का जो समूह होता है, भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य वाली जो ऊर्जा है उनके रेखाओं का एक समूह होता है, उस समूह को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो बामर, लाइमर और अन्य वैज्ञानिकों ने मिलकर हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में विभिन्न तरंग दैर्ध्य की श्रेणियां प्राप्त किया। अलग अलग भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य की भिन्न भिन्न श्रेणियां प्राप्त किया और उन श्रेणियों को उन्हीं वैज्ञानिकों के नाम पर नाम दे दिया गया। जैसे लाइमन के नाम पर लाइमन श्रेणी, बामर के नाम पर बामर श्रेणी, पाश्चन के नाम पर पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट के नाम पर ब्रैकेट श्रेणी, फुंड के नाम पर फुंड श्रेणी। तो इस तरह से हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य की भिन्न भिन्न श्रेणियां प्राप्त होती हैं, जिन्हें क्रमशः लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड ये श्रेणियां हम लोग कहते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य की ये श्रेणियां हैं। जैसे पहली कक्षा है उसके लिए n का मान 1 होता है। अब पहली कक्षा से लेकर के अब इससे उच्च ऊर्जा नाभिक के तुरंत बाद वाली कक्षा पहली होती है, उसके लिए n का मान 1, n कक्षा की संख्या होता है। दूसरी कक्षा है तो n का मान 2, तीसरी के लिए n का मान 3, ऐसे 4 5 6 7 8 अनंत तक कक्षाएं
हो सकती हैं। तो इसमें लाइमन श्रेणी, तो जैसे लाइमन श्रेणी में देखिए जो आपकी रेखाएं प्राप्त हो रही हैं ये पहली कक्षा में यानी ग्राउंड स्टेट में यहां पर, इसके लिए n1 का मान 1 होता है और n2 का मान 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक, जहां से इलेक्ट्रॉन कूद रहा है जिस कक्षा से, तो वह n2 का मान हो जाएगा और कूद कर कहां आएगा, पहली कक्षा में। लाइमन श्रेणी में इलेक्ट्रॉन कूद करके आता है पहली कक्षा में, तो n1 का मान 1 लिया जाता है। बामर श्रेणी में इलेक्ट्रॉन कूद करके दूसरी कक्षा में, किसी भी कक्षा से जंप लगाएगा तो वो आएगा मूल अवस्था में दूसरी कक्षा में, तो n1 का मान 2 और n2 का मान 2 से अधिक, तीसरी से आ सकता है, चौथी से आ सकता है, पांचवी से आ सकता है ऐसे। इसी तरह से लाइमन, बामर, उसके बाद पाश्चन श्रेणी है। पाश्चन श्रेणी में n1 का मान 3 लिया जाता है, n2 का मान 4 5 6 7 8 अनंत तक हो जाएगा। पाश्चन के बाद ब्रैकेट श्रेणी, ब्रैकेट के लिए n1 का मान 4 और n2 का मान 5 से आगे। उसके बाद ब्रैकेट के बाद फुंड श्रेणी है, n1 का मान 5 और n2 का मान 6 7 8 ऐसे ले सकते हैं। यानी किसी भी श्रेणी के लिए अगर आपको तरंग दैर्ध्य निकालना हो तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। किसी भी श्रेणी के लिए तरंग दैर्ध्य निकालना हो तो 1 अपान लैम्डा, लैम्डा जो है तरंग दैर्ध्य विकिरण के लिए, तो 1 अपान लैम्डा बराबर होगा RH इंटू 1 अपान n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 का स्क्वायर। यहां पर लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य है। RH क्या है, इस RH को कहा जाता है रिडबर्ग नियतांक, यह एक कांस्टेंट है, नियतांक है। रिडबर्ग वैज्ञानिक के नाम पर इसका नाम रखा गया है रिडबर्ग नियतांक और इसका वैल्यू होता है 1.0967 गुणे 10 के घात 5 प्रति सेंटीमीटर, चाहे सेंटीमीटर इनवर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इस सूत्र का प्रयोग करके हम किसी भी श्रेणी की रेखा के लिए तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हैं। अब जैसे देखिए ये जो विभिन्न श्रेणियां हैं, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी, तो इनके लिए n1 का मान दिया गया है 1, n2 का मान 2 ऐसे, और n2 का मान, अब जैसे लाइमन श्रेणी है तो n1 का मान 1, n2 का मान 2 3 4 उसके आगे अनंत तक हो सकता है। यानी लाइमन श्रेणी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित, किसी भी उत्तेजित अवस्था से, कक्षा से, उच्च ऊर्जा की कक्षा से वह मूल अवस्था में जब आएगा तो किस कक्षा में आएगा, पहली कक्षा में, तो n1 का मान 1 रहेगा। अब 1 से ऊपर दूसरी कक्षा से आ सकता है, तीसरी से आ सकता है, चौथी, सब जहां से आ रहा है तो उसके लिए n2 का मान लिया जाता है। इसी तरह से सभी श्रेणियों के लिए है। बामर के लिए n1 का मान 2, n2 का मान 3 4 5 एंड सो ऑन। पाश्चन श्रेणी n1 का मान 3 और n2 का मान 4 5 6 ऐसे आगे हो सकता है। ब्रैकेट श्रेणी n1 का मान 4, n2 का मान 5 6 7 और आगे। फुंड श्रेणी n1 का मान 5, n2 का मान 6 7 8 एंड सो ऑन। अब ये जो आपकी श्रेणियां हैं, ये श्रेणियां किस क्षेत्र में पड़ती हैं, तो जो हमारी लाइमन श्रेणी है, लाइमन श्रेणी परावैंगनी रीजन में, परावैंगनी क्षेत्र जो अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है उस अल्ट्रा वायलेट क्षेत्र में पड़ती है। बामर श्रेणी ये दृश्य क्षेत्र में, दृश्य प्रकाश जो हमारा विजिबल लाइट होता है उस दृश्य क्षेत्र में कौन सी श्रेणी होती है, बामर श्रेणी होती है। पाश्चन श्रेणी इंफ्रारेड औरक्त रीजन में होती है।
और ब्रैकेट और फुंड श्रेणियां ये फार इंफ्रारेड यानी सुदूर अवरक्त क्षेत्र, सुदूर अवरक्त क्षेत्र। तो ये कभी कभी आपसे ऐसे प्रश्न आता है कि बामर श्रेणी किस प्रकाश के किस क्षेत्र में पड़ती है, तो हो जाएगा दृश्य क्षेत्र में। लाइमन श्रेणी परावैगनी क्षेत्र में, पाश्चन श्रेणी अवरक्त क्षेत्र में, और ब्रैकेट और फंड श्रेणी सुदूर अवरक्त क्षेत्र में पड़ती है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल क्या है? इसके पहले हम लोग मॉडल पढ़े थे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में आपको जानकारी है। अब रदरफोर्ड मॉडल में कुछ कमियां थी, उन कमियों को बोर ने दूर किया। बोर ने 1913 में रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दूर किया। एक प्लांक का क्वांटम सिद्धांत आया था, उस सिद्धांत के आधार पर बोर ने रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर किया और एक नया मॉडल बनाया। उस मॉडल को हम लोग कहते हैं बोर का परमाणु मॉडल। बोर के परमाणु मॉडल की कुछ अभिकल्पनाएं हैं। क्या अभिकल्पनाएं हैं? जैसे बोर ने अपने परमाणु मॉडल के बारे में बताया। क्या बताया? पहला पॉइंट, पहली बात, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं। नाभिक के चारों ओर तमाम वृत्तीय कक्षाएं हैं, भिन्न भिन्न वृत्तीय कक्षाएं हैं। तो बोर ने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं। दूसरी बात उन्होंने क्या बताया कि नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, यानी ढेर सारी वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्तीय कक्षाओं में घूमता है जिनमें उसका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणित होता है। नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणित होता है। h/2 पाई, जहां h आपका कहलाता है प्लांक नियतांक। तो h/2 पाई का पूर्ण गुणित मतलब इसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना यानी n गुना, यानी पूर्ण गुणित होता है। अर्थात कितना होता है? n/2 पाई कह सकते हैं। n का मान 1 लेंगे तो h/2 पाई, n का मान 2 लेंगे तो 2 गुना हो जाएगा 2h/। इसी तरह से n का मान 3, 4, 5 आप ले सकते हैं। तो यदि मान लिया जाए कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान m है, यानी m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या की कक्षा में v वेग से गति कर रहा है, तो उसका जो कोणीय संवेग होगा, उसका कोणीय संवेग क्या होगा? mvr, m इंटू v इंटू r। लेकिन बोर के अनुसार कोणीय संवेग कितना होगा इलेक्ट्रॉन का? h/2 पाई का पूर्ण गुणित, यानी कितना? n/2 पाई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कोणीय संवेग mvr है वह बोर के मॉडल के अनुसार जो कोणीय संवेग निर्धारित किया गया है n/2 पाई, उसके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी हमारे पास एक समीकरण मिल गया कि mvr बराबर n/2 पाई। यहां पर n क्या है? कक्षा की
संख्या। कक्षा की संख्या n का मान 1 पहली कक्षा के लिए, दूसरी कक्षा के लिए n का मान 2, तीसरी कक्षा के लिए n का मान 3, ऐसे हम ले सकते हैं। और h क्या है? प्लांक नियतांक है। ठीक है। अगली बात, बोर ने अपने मॉडल में तीसरी बात क्या बताया? तीसरी बात बताया कि जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, यानी अभी तो आप जान गए कि नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, लेकिन सभी वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमता। किसमें घूमता है? उसी कक्षा में घूमता है जिसमें उसका कोणीय संवेग NH/2 पाई होता है। तो जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमता है वृत्तीय कक्षाओं में, उन कक्षाओं को कहा जाता है अस्थायी कक्षा। तो अगली बात, बोर ने कहा था कि जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उन्हें अस्थायी कक्षाएं कहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट, अस्थायी कक्षा। अगली बात, अस्थायी कक्षाओं को क्रमशः के, यल, यम, यन आदि अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी जो अस्थायी कक्षाएं हैं इनको मुख्य ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। तो पहली कक्षा नाभिक के तुरंत बाद है, उसको नाम दिया गया के, दूसरी कक्षा को यल, तीसरी को यम। तो ये जो अस्थायी कक्षाएं हैं, इन अस्थायी कक्षाओं को क्रमशः के, यल, यम, यन आदि अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगली बात बोर ने क्या बताया? अगली बात बताया कि इलेक्ट्रॉन अस्थायी कक्षा में बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए घूमता है। देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। बोर मॉडल में बताया गया कि इलेक्ट्रॉन अस्थायी कक्षा में जब घूम रहा होता है तो अपने अंदर से ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। इसके पहले रदरफोर्ड मॉडल में एक दोष था कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमता है तो उसके अंदर से लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निरंतर घटती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि वह नाभिक द्वारा आकर्षित होगा और नाभिक में आकर गिर जाएगा और परमाणु का अस्तित्व क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। यह दोष था रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का। उस दोष को दूर किया बोर का यह पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन अस्थायी कक्षा में बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए घूमता है। यानी जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा तो वह नाभिक की ओर आकर्षित नहीं होगा और वह नाभिक में जाकर के नहीं गिरेगा और परमाणु का अस्तित्व बचा रहेगा। ठीक है, तो यह दोष यहां पर दूर हो गया। इलेक्ट्रॉन अस्थायी कक्षा में बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए घूमता है। अगली बात बोर मॉडल की, जब इलेक्ट्रॉन एक अस्थायी कक्षा से दूसरे अस्थायी कक्षा में कूदता है, यानी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आए चाहे निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में, तो जब एक अस्थायी कक्षा से दूसरे अस्थायी कक्षा में या उसके विपरीत कूदता है तो वहां पर डेल्टा ई ऊर्जा विकिरण के रूप में उत्सर्जित या अवशोषित होती है। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन एक अस्थायी कक्षा से दूसरे अस्थायी कक्षा में कूदता है तो डेल्टा ई ऊर्जा विकिरण के रूप में उत्सर्जित या अवशोषित होती है। कब उत्सर्जित होगी, कब अवशोषित होगी? तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षा से निम्न ऊर्जा स्तर की अस्थायी कक्षा में आएगा तो विकिरण के रूप में डेल्टा ई ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। निम्न ऊर्जा को E1 मान लिया जाए, उच्च ऊर्जा को E2 मान लिया जाए तो डेल्टा ई का मान क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1। और जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च में जाएगा तब डेल्टा ई ऊर्जा वह विकिरण के रूप में क्या करेगा? अवशोषित करेगा, क्योंकि निम्न ऊर्जा स्तर से उसको जाना है
उच्च ऊर्जा स्तर में। तो ये डेल्टा ई ऊर्जा विकिरण के रूप में उत्सर्जित या अवशोषित होती रहती है। तो उसके लिए डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1 और ये बराबर होता है h न्यू के, जहां h प्लांक नियतांक है, न्यू आवृत्ति है, और न्यू बराबर होता है c अपान लैम्डा, जहां c प्रकाश का वेग है, तो h c अपान लैम्डा। यह एक फार्मूला बन जाता है। ऊर्जा उत्सर्जन के फलस्वरूप यह जो विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित होती है, तो इस ऊर्जा उत्सर्जन के फलस्वरूप उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति की रेखाएं पाई जाती हैं। और रदरफोर्ड मॉडल में यह एक दोष था कि परमाणु के स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति की रेखाएं क्यों पाई जाती हैं। उस दोष को यहां पर दूर किया गया इस पॉइंट में कि जब इलेक्ट्रॉन एक अस्थायी कक्षा से दूसरे अस्थायी कक्षा में कूदता है तो डेल्टा ई ऊर्जा विकिरण के रूप में उत्सर्जित या अवशोषित करता है। इस उत्सर्जन या अवशोषण के कारण ही परमाणु के स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति की रेखाएं पाई जाती है। तो रदरफोर्ड मॉडल में जो दो दोष थे वह दो दोष यहां पर क्या हो गए, दूर हो गया था। यह मॉडल परमाणु के रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है, जबकि रदरफोर्ड का जो मॉडल था वह परमाणु के रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता था। ठीक है, तो ये रहा बोर का परमाणु मॉडल। लेकिन इस मॉडल में भी कुछ दोष हैं, कुछ कमियां हैं। जैसे पहला दोष, बोर मॉडल का पहला दोष क्या है कि यह जो मॉडल है एक इलेक्ट्रॉन युक्त निकायों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है, किंतु बहु इलेक्ट्रॉन युक्त निकायों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता। यानी यह ऐसे परमाणु या आयन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करेगा, उसके बारे में बताएगा जिसमें केवल कितना इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन, एकल इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु या आयन। लेकिन अगर उसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो गए, बहु इलेक्ट्रॉन उसको कह सकते हैं, तो वहां पर उसके स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता। तो यह एक दोष है। दूसरा दोष इसका है कि यह मॉडल परमाणु स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म संरचनाओं की व्याख्या नहीं करता। यह मॉडल परमाणु स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म संरचनाओं की व्याख्या नहीं करता। सूक्ष्म संरचना क्या होती है? जैसे आप परमाणु का स्पेक्ट्रम देखेंगे तो उस स्पेक्ट्रम में हमको एक लाइन दिखाई देती है, एक रेखा दिखाई देती है, लेकिन अगर उसका विश्लेषण किया जाए तो उस एक रेखा में भी अनेक सूक्ष्म रेखाएं मिली होती हैं। सूक्ष्म रेखाओं का वो समूह होता है। हमको दिखता है कि एक रेखा है, लेकिन उसका अध्ययन किया जाए तो उसमें ढेर सारी सूक्ष्म रेखाएं होती हैं, उनसे मिलकर के बना होता है। तो यह जो मॉडल है यह परमाणु स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म संरचना, यानी वह एक रेखा अन्य छोटी छोटी रेखाओं से मिलकर बनी होती है, इसके बारे में जानकारी नहीं देता। इसको कहते हैं सूक्ष्म संरचना। तीसरा दोष है इस मॉडल का, बोर मॉडल का, कि यह मॉडल जेमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव, ये दो इफेक्ट हैं, जेमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव, इनकी व्याख्या नहीं करता। बोर का परमाणु मॉडल जेमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तीन दोष। अब जेमान प्रभाव क्या होता है और स्टार्क प्रभाव क्या होता है, थोड़ा सा इसको जान लीजिए। जेमान प्रभाव, जिस वस्तु से विकिरण का उत्सर्जन होता है उस वस्तु को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसकी स्पेक्ट्रम रेखाएं स्वतः विखंडित हो जाती हैं, टूट जाती हैं। इस घटना को कहते हैं जेमान प्रभाव। जेमान या उसी को जीमान प्रभाव भी कहते हैं। यानी जिस वस्तु से विकिरण का उत्सर्जन होता है उस वस्तु को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर
उसकी स्पेक्ट्रम रेखाओं का स्वतः विखंडित हो जाना जेमान प्रभाव कहलाता है। ठीक है, और यही घटना अगर विद्युत क्षेत्र में होती है तो उस प्रभाव को हम लोग कहते हैं स्टार्क प्रभाव। ये जेमान और स्टार्क वैज्ञानिकों के नाम। तो स्टार्क प्रभाव की व्याख्या हम कैसे उसको परिभाषित कर सकते हैं कि जिस वस्तु से विकिरण का उत्सर्जन होता है उस वस्तु को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसकी स्पेक्ट्रम रेखाएं स्वतः विखंडित हो जाती हैं। यह प्रभाव स्टार्क प्रभाव कहलाता है। क्लियर हो गया? तो जो बोर का परमाणु मॉडल है यह जेमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव इसकी व्याख्या नहीं करता। इस तरह से बोर का परमाणु मॉडल हम लोगों ने पढ़ लिया।